हेलो बच्चों, हम वैद्युत रसायन की पढ़ाई कर रहे थे और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था, तो आपको याद होगा आज हम उसके रिलेटेड जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल विभव, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव और फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का महत्व। तो आइए चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वैद्युत रासायनिक सेल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बताना चाहती हूँ, आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या था? वैद्युत का मतलब विद्युत ऊर्जा, रसायन का मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो इस सेल के अंदर क्या होता था कि जो रासायनिक ऊर्जा होती थी वो किसमें बदल रही होती थी? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आपको याद होगा इसमें मैंने एक कंटेनर लिया था जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड रखा हुआ था और किसमें डूबा हुआ था? वो जिस लवण में डूबा हुआ था उसका नाम था ZnSO4। ठीक है, यहाँ एक बात आप याद रखिए कि एक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक लोहे की रॉड दे दी, एक लोहे की छड़ दे दी, तो वो जब तक आप उसको उसके लवण के विलयन में नहीं डुबोएंगे तब तक वो आपके लिए छड़ है। लेकिन अगर आपने उसको किसी लवण में डुबो दिया तो वो आपके लिए इलेक्ट्रोड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं जिंक की रॉड को अलग निकाल के रख दूं तो वो आपके लिए छड़ है, इलेक्ट्रोड नहीं। लेकिन अब आपने इसको लवण में डुबो दिया तो देखिए जिंक की रॉड को आपने लवण में डुबोया है तो अब ये आपके लिए इलेक्ट्रोड हो गई। ठीक है, तो आपको याद होगा इसमें एक कंटेनर था जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4 में डूबा हुआ था और ये रहा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। और ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड जो था वो किसमें डूबा हुआ था? CuSO4 लवण के विलयन में डूबा हुआ था, राइट। और ये आपका यहाँ पर लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर। जब आपका सेल सेटअप होगा तो देखिए गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई या नहीं उत्पन्न हुई। ठीक है, परिपथ कंप्लीट करने के लिए आपको याद होगा मैंने क्या लगाया था? लवण सेतु लगाया हुआ था और इस लवण सेतु में आपको याद होगा अगर KCl और KNO3 का विलयन जो था वो भरा हुआ था। ठीक है, तो अब अगर आपको याद आ रहा हो कि इस वाले कंटेनर में क्या हुआ था, तो इस कंटेनर में क्या हुआ था, तो आपको एक वर्ड याद दिला देती हूँ। मैंने इसके लिए एक वर्ड आपको लर्न कराया था, लो। ठीक है, L का मतलब ये लेफ्ट हो गया, तो फिर इधर क्या होगा? राइट होगा। ये इधर ऑक्सीडेशन था तो इधर रिडक्शन होगा, इधर एनोड था A से तो इधर जो है वो कैथोड होगा और इधर आपके पास जो था वो नेगेटिव था तो इधर आपके लिए पॉजिटिव होगा, राइट। और आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे ही आप Zn की रॉड को ZnSO4 में डालेंगे और कॉपर की रॉड को कॉपर SO4 में डालेंगे और दोनों को कनेक्ट करेंगे, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इधर क्या होगा। तो जिंक और कॉपर की अगर आप तुलना करें तो देखिए कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, कॉपर को गोल्ड में मिक्स किया जाता है क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता कम है। आपको ये बात जरूर याद रखनी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब भी हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं तो हम अपना जो एनोड है, एनोड हमेशा उधर ऐसी धातु लेते हैं जो अधिक क्रियाशील हो और कैथोड आपको उसी धातु का बनाना है जो उसके तुलना में थोड़ी कम क्रियाशील हो, राइट। तो देखिए इधर जो हम धातु ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, उधर हम धातु कॉपर ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर को गोल्ड में मिक्स भी किया जाता है। कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, तो इसका तो आप कैथोड बना लेंगे और जिंक का आपने क्या बनाया था? एनोड। आपको याद होगा जिंक अधिक क्रियाशील है तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन देने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आपको याद होगा ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, तो क्या हुआ था? इस वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो लवण के पास आपका Zn डबल प्लस था और SO4 डबल माइनस था, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? वैसे तो आपने धातुओं के बारे में सुना है कि धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युती होती हैं। धन विद्युती का मतलब होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की उनको आदत होती है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की बड़ी आग लगी रहती है और अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उनके ऊपर धनावेश आ जाता है।
इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, धन विद्युती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन विद्युती। तो आप देखिए ये जो धातु है, जिंक धातु है आपकी, ये तो जिंक, ये धातु ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन ये जिंक धातु नहीं है, ये जिंक आयन है, ये ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो आपको याद होगा कल कि जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे और जिंक डबल प्लस आयन बनाया था। तो आपको मैंने ये भी कहा था कि जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 भी तो निकाल सकता था, 4 भी। तो अभी आप होल्ड पे रखिए इसको, जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा, क्योंकि उनकी साधारण ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 2 होती है। जब आप डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होनी थी, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन निकलना था, और धातुओं को आदत होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की, ना कि धातु आयंस को। तो देखिए जिंक के इस इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव। राइट, समझ आया। अभी हमने आपको क्या बताया, इसको इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रॉड जो है वो अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोड बोला। और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप देखिए जिंक के अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की ये जो प्रवृत्ति है, उसको ही हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। तो कुल मिलाकर आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इस सेल के अंदर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि जो जिंक आयन है, जब वो बनेंगे बार बार जिंक से, जिंक अपने अंदर से बार बार 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जिंक आयन बनाएगा। अब ये जो जिंक आयन है, इनकी संख्या यहाँ बढ़ती चली जाएगी और आपकी रॉड जो है वो धीरे धीरे गलती चली जाएगी। जब ये रॉड गलेगी तो विलयन में आपके ज़रन डबल प्लस आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रॉड पे इकट्ठे होते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं, राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि जिंक अपने अंदर से बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और जिंक एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने लवण में डूबा हुआ है। चूंकि वो अपने लवण में डूबा है, इसलिए हमने इलेक्ट्रोड शब्द लगाया, और वो बार बार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। तो याद रखिए किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण विभव आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर गए, और इधर जाने के बाद आपको याद होगा कि अगर इधर लेफ्ट था तो उधर राइट था, इधर ऑक्सीकरण हो रहा था तो उधर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की बात हो रही है, कौन इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ ही चिपकना चाहेगा, यानी कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव का इंतजार करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये कॉपर है, और कॉपर ये मेटल है। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन्स लेती नहीं है, वो ऑलवेज देती है। चूंकि ये कम क्रियाशील है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगी नहीं और लेगी भी नहीं। अब अगर आप सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर Cu डबल प्लस है और SO4 डबल माइनस है। तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही है, SO4 डबल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और SO4 पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन लेने की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कॉपर लेगा, राइट, कॉपर आयन लेगा। तो आप देखिए इस साइड में इधर से आए हुए इलेक्ट्रॉनों को कॉपर आयन गेन कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है और Cu पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, राइट। तो देखिए इधर जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उधर जो है कॉपर आयन यहाँ जाकर इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। तो ये भी इलेक्ट्रोड था और ये भी इलेक्ट्रोड है, क्योंकि आप देखिए कॉपर की जो रॉड है वो भी कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, और जब भी कोई रॉड किसी लवण के विलयन में डूबी हुई होती है तो उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वंस अगेन हम इसे इलेक्ट्रोड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर रही है जिंक इधर। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन बार बार यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं,
उसका अपचयन विभव कहते हैं। और हम वर्ड इसके लिए इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर वर्ड आ जाएगा आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और इस अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे व्यक्त करेंगे? ई रिडक्शन से व्यक्त करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ये वैद्युत रासायनिक सेल आपकी पुरानी वाली है। 1 मिनट का रिवीजन दे देते हैं कि इसमें देखिए जिंक की रॉड आपने ली थी जो उसके लवण के विलयन में डूबी हुई थी, माने कि ZnSO4 में। जब भी कोई रॉड उसके लवण के विलयन में डूबी होती है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब भी कोई रॉड उसके लवण के विलयन में डूबी होती है इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कॉपर CuSO4 में डूबा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रोड है। जिंक ZnSO4 में डूबा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रोड है। आप देखिए, लेकिन ये जो जिंक है कॉपर के रिस्पेक्ट में इसमें क्रियाशीलता ज्यादा है। और जो भी धातुएं क्रियाशील होती हैं हमने उनके बारे में पढ़ा है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होती है। तो देखिए जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, उसके रिस्पेक्ट में कॉपर जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इतनी अच्छी नहीं है। तो वर्ड हमने कौन सा लगाया है? लोन। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? धातु निकालेगी, राइट, क्योंकि धातुओं को इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है। तो जब जिंक अपने अंदर से बार बार इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो उसकी इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, उसकी इस प्रवृत्ति को ही हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। ठीक है, तो आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा। किसी भी धातु की अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, मैंने आपको बताया किसी भी धातु आयन की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उसका क्या कहते हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि अब सेल विभव क्या होता है। ठीक है, तो आप देखें कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हो रहा है तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जिधर भी मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होती है वो विद्युत धारा बहती है। तो आप देखिए इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा जो है वो इधर बहेगी। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई में जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई या नहीं हुई, राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर अब सेल विभव की बात होने वाली है। सेल विभव भी कह सकते हैं शब्द को, और एक शब्द और है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है किसी भी सेल का विभव और विद्युत वाहक बल क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप देखिए इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, दोनों का अपना अपना विभव है। इधर ऑक्सीकरण विभव है और इधर अपचयन विभव है। तो दोनों के कोई भी दो धातुएं आप ले लीजिए, उनके विभव कभी भी समान नहीं होते। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जिंक जितनी स्पीड से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉपर उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अगर ऐसा हो, माने कि जितनी स्पीड इसकी हो लूज करने की उतनी स्पीड इसकी हो ग्रहण करने की, तो आप जानते हैं उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों में कोई अंतर नहीं होगा। और जब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों में कोई अंतर नहीं होगा तो उस वक्त आपका सेल विभव, विद्युत वाहक बल या सेल विभव अंतर 0 हो जाएगा, राइट। ऐसा सबसे पहले आप एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। सेल विभव का मतलब होता है सेल का ओवरऑल पोटेंशियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल पोटेंशियल। तो देखिए सेल का पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसका पोटेंशियल की बात करें या सिर्फ इसके पोटेंशियल की बात करें, इन दोनों के पोटेंशियल की, राइट। तो सेल के अंदर जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है उनके जो विभवों में अंतर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के विभवों में अंतर होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहेंगे, राइट। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल्स। और किसी भी सेल के लिए इसके 3 मान आ सकते हैं। ई सेल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ई सेल की वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, ई सेल की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यू कैसे आएंगी? ये तीनों वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी कि अगर आप अपनी मानक इलेक्ट्रोड विभव की सारणी देखें, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, वैसे आपके 11th क्लास में भी थी। मानक इलेक्ट्रोड विभव में आप देखिए कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे तो धनात्मक है वो, राइट। और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ज्यादा क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं, और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं।
तो अभी एक वर्ड आया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए जिंक को आपने ZnSO4 के विलेन में रखा, ठीक, लेकिन मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब जहां चीजें फिक्स कर दी गई हो, राइट। अगर हम मान लीजिए यही विलेन इसकी मोलरता 1m कर दें और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन कर दें, ठीक है, तो आप देखिए हमने दो चीजें फिक्स कर दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया और सांद्रता फिक्स कर दी। तो इस वक्त हम इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो चीजें फिक्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो हम इसे बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, राइट। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम यहाँ की सांद्रता 1m कर देते हैं और यहाँ का टेम्परेचर 298 केल्विन कर देते हैं, तो हम खाली इलेक्ट्रोड विभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, राइट। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो सिंबल है वो नॉट होता है, तो आप देखिए इसको आप ई नॉट ऑक्सीडेशन से इंडिकेट करेंगे और इसको आप ई नॉट रिडक्शन से इंडिकेट करेंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे मैं आपको ये बताना चाहती थी कि सेल विभव क्या होता है। सेल विभव मैंने आपको ये बताया कि दो सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, उनके विभव में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। सेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनके विभवों में जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। मानक सेल विभव किसे बोलेंगे, फिर वही बात, अगर आपकी पूरी सेल 298 केल्विन पर और 1 मोलर सांद्रता वाले विलेनों के साथ वर्क कर रही है, तो ऐसे केस में जो आपका सेल विभव आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक सेल विभव बोलेंगे, ठीक है। और उसके लिए साइन आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा बस, ठीक है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी, दोनों के बीच में अगर अंतर होगा तभी विद्युत वाहक बल होगा, ठीक। अगर मान लीजिए ई सेल की 3 कंडीशन आ रही है, 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये कैसे आती है। अब देखिए हमें पता है कि ई सेल जो होता है वो कैसे निकाला जाएगा, ज्यादा वाले इलेक्ट्रोड में से कम वाला इलेक्ट्रोड माइनस कर देंगे। हमने अभी आपको बताया कि अगर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखें, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है और इसका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। तो यानी कि ये कैथोड है आपका, तो हम ई कैथोड में से ई एनोड माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपका ई सेल उस हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक। अब ई सेल 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब है कि दोनों के जो पोटेंशियल है, ई कैथोड और ई एनोड, उनकी वैल्यू बराबर है, 0, ठीक है। और जब सेलों के विभव में कोई अंतर ही नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रोड के विभवों में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब वहां पर आई की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि जो आपकी सेल है वो किसे इंडिकेट कर रही है, साम्यावस्था को इंडिकेट कर रही है, राइट। लेकिन अब देखिए, अब सेल विभव हमें पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो जिंक कॉपर का सेल होता है, जब उसको सेटिंग करते हैं, अब देखिए ये वाला विभव पॉजिटिव होता है, मैंने बोला था ये वाला विभव कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो सेल इसका मतलब वर्क कर रहा है। और अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो वो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और विद्युत धारा जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रही है, इसका मतलब सेल वर्क कर रहा है, यानी कि सेल में क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो आपका सेल विभव है उसकी एक परिभाषा और भी है कि मतलब कि ऐसा विभव जब आपका सेल जो है वो काम न कर रहा, उस वक्त जो सेल का विभव होता है उसे हम सेल विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सेल ले आइए, अभी आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसका अपना एक पोटेंशियल होगा, उसका अपना एक विभव होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेल विभव। जैसे ही आप उसे इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे जो होगी उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसका विभवांतर जो माइनस में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब उसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो जाएगा, एक वक्त आएगा वो खर्च हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप देखिए जब भी सेल वर्किंग मोड में आता है तो उसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान लीजिए कि जब सेल यूज नहीं हुआ तो उसका विभवांतर कितना, 0, ठीक है। तो जिस वक्त सेल काम नहीं कर रहा होता है उस वक्त जो सेल के विभव होते हैं वही एक्चुअली जो होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोडों के जो विभव होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर
अगर आपको ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपकी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो और ये वाली वैल्यू कम। तो सेल के अंदर ही आपने देखा कि कैथोड वाली वैल्यू ज्यादा थी, पॉजिटिव थी, और ये वाली वैल्यू कैसी थी, कम थी। तो आप देखिए आपका ई सेल पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपकी सेल वर्क कर रही है और प्रोसेस कौन सी हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। इसका मतलब आपकी सेल डिस्चार्ज हो रही है, राइट। अब अगर मान लीजिए आप ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाते हैं और तीसरी कंडीशन आप चाहते हैं कि वैल्यू माइनस में आए, तो माइनस की वैल्यू आप यहाँ देखिए, अब आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस है, माइनस तभी आएगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो और इसकी वैल्यू कम हो। तो हमने आपको बताया कि ऐसा तो सेल वर्क ही नहीं करेगी। अगर आपको सेल को वर्क कराना है तो इधर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप इधर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर देंगे और ये वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, तो सेल अपने आप वर्क नहीं करेगी, आपको वर्क करानी पड़ेगी। बाहर से आपको एक एक्स्ट्रा विभव लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब बाहर से विद्युत धारा पास की जा रही हो। तो अगर सेल के अंदर बाहर से विद्युत धारा पास की जाएगी तो ऑब्वियसली उसका काम उल्टा हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आपका काम पलट गया। कहने का मतलब ऑक्सीकरण इधर होगा, अपचयन इधर होगा, क्योंकि आपने बाहर से एक विद्युत वाहक बल लगा दिया। तो आप देखिए यहां पर जो प्रोसेस होगी वो चार्जिंग वाली होगी। कहने का मतलब अब आपकी सेल जो वो चार्ज हो रही है। तो तीनों साइन आपको पता लग गया। अगर जीरो आता है तो इसका मतलब सेल वर्क नहीं कर रही है, साम्य अवस्था में है अभी। और अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो चुकी है। और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि सेल जो है वो चार्जिंग ले रही है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटी सी बात बतानी है आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अगर आप यहां पर सेल पोटेंशियल की बात करें, माने कि सेल विभव की बात करें, तो आप देखिए आपने दो अभी इलेक्ट्रोड लिए थे, एक जिंक का था और एक कॉपर का था, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि जिंक का जो है वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कितना है बताओ, तो या फिर कॉपर का बताइए इलेक्ट्रोड विभव कितना था, तो आप नहीं बता सकते अकेले, क्योंकि आप सिर्फ ई सेल बता सकते हैं। ई सेल आपका जो है वो गैल्वेनोमीटर में आपके डिफ्लेक्शन से आपको पता लग जाएगा, आपको ई सेल पता लग रहा है। लेकिन मान लीजिए जैसे आपकी ई सेल की वैल्यू जो वो 100 आ रही है और आपको मालूम है ये दोनों सेलों के विभव का अंतर है, तो 100 कैसे आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 50 और रिडक्शन भी 50 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं समझिए, आप देखिए ये हो 150 और ये हो 50, तो आपका यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, 100 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका हो 140 और इसमें 40 माइनस कर दीजिए तब भी आपका 100 आ जाएगा। ऐसे ही 130 कर दीजिए, इसमें से 30 कर दीजिए आपका। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 100 वैल्यू कई तरीके